हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने स्टेट्स के बारे में। तो देखिए, आज का जो सेशन है उसके अंदर हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे। आज जो है वो हम ओवरऑल पढ़ेंगे कि स्टेट्स पढ़ा क्यों जाता है, मतलब ये जो है ये सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, ताकि आप एक बार इस सब्जेक्ट को समझ पाओ, आपका इस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट हो जाए, रुचि जो है वो जाग जाए, ताकि आप फिर इसके बारे में खुद अपने आप से भी इसके बारे में जानने की कोशिश करें। क्योंकि जितनी आपके मन में जिज्ञासा होगी उतना आपको यह जो सब्जेक्ट है वो आसानी से समझ आएगा। अगर आप ये इसे इस तरीके से देखेंगे कि यार ये क्या है, फॉर्मूले हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मतलब, सिर्फ एग्ज़ाम है उसके लिए रटना है, तो फिर ये आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो वो ट्रिकी लगेगा कि हाँ यार ये तो पढ़ना पड़ेगा। जबकि इसको आप देखोगे एक अलग एंगल से देखोगे कि ये हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर हम ऐसे स्टेट्स को करते आए हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब आप पहली बार देखेंगे कि यार ये क्या चीज़ है। ये आप अपने लाइफ के अंदर जाने अनजाने में आप हमेशा इसको इस्तेमाल करते आए हैं, और आपने देखा होगा कि हाँ ये इस तरीके से हम जो है इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आज जो वो हम ये देखेंगे ये स्टेट्स जो है वो हमने कहाँ कहाँ देखा है कि ये किस किस तरीके से इस्तेमाल जो है वो होता है। एक अगर अप्रोच लें तो वो एक अप्रोच ये भी है कि स्टेट्स जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह इस्तेमाल होता है। मतलब चाहे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स के अंदर कोई थ्योरी है तो भी आपको ये जो है ये स्टेट्स में मदद करेगा। अगर हम नेट का सिलेबस देखें, एनटीए नेट जो यूजीसी नेट वगैरह जो होता है उसका सिलेबस देखें तो उसके अंदर पेपर 1 और पेपर टू जो कॉमर्स वाला उसके अंदर तो स्टेट्स है जो है। उसके अलावा पेपर 1 के अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड है, उसके अंदर भी आप देखोगे तो स्टेट्स है। सर वहाँ पर रिसर्च के अंदर स्टेट्स क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी बात जो है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पीएचडी जो है वो किसी भी बात पे कर रहे हैं, मान लीजिए पीएचडी जो है वो आप इस तरीके से कर रहे हैं, आप प्राइस और डिमांड के ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि प्राइस जो वो इंक्रीज होती है तो उस केस के अंदर डिमांड जो है वो कम होती है, ये आपको स्टडी करना है। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया की हर जो चीज़ है उसको प्राइस आप बढ़ा के चेक करोगे और फिर देखोगे कि क्या इसकी जो डिमांड है वो कम हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप क्या करेंगे, स्टेट्स की मदद लेंगे। स्टेट्स क्या करेगा, उसी कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए आपको थोड़े शॉर्टकट ट्रिक जो है वो देगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, थोड़े कम डाटा पे ये सारा काम करके आप अपनी बातें जो वो प्रूव कर सकते हैं। तो स्टेट्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह इस्तेमाल होता है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आपने पढ़ा है एमकॉम के अंदर, तो फाइनेंशियल मैनेजमेट के अंदर आप पढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा वगैरह, वो सारे के सारे कहाँ से दिए गए, कौन जो है उनको प्रोवाइड करवाता है, तो वो इनको स्टेट्स जो वो प्रोवाइड करता है। तो स्टेट्स ऐसा नहीं है कि आपने नहीं देखा है, स्टेट्स आप कंटिन्यूसली इसको देखते हैं। जैसे कोरोना की वैक्सीन लिखे है, तो वैक्सीन जो है वो उसका ट्रायल जो पूरी दुनिया पे एकदम से साथ में नहीं हुआ, उसका वैक्सीन का ट्रायल जो है वो कुछ पर्टिकुलर लोगों पे हुआ और फिर उनके ऊपर जो नतीजा है उसके हिसाब से हमने पूरी दुनिया को जो वो वैक्सीन लगाई। अब ऐसा नहीं कर सकते थे कि वैक्सीन बनाई और पहले पूरी दुनिया को लगा दिया और फिर पता करते कि यार इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, या कोई भी मेडिसिन मान लीजिए। तो उसकी बजाय क्या किया जाता है, वहाँ पर स्टेट्स जो वो काम आती है कि हम कुछ पर्टिकुलर थोड़े लोगों के ऊपर इसको क्या करें, इस्तेमाल करें और फिर हम हमारे जो निर्णय हैं वो ले सकें। समझ पा रहे हैं मत? तो आज का जो ये सेशन है ये सिर्फ आपको ये बताएगा कि हम स्टेट्स जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और एक बार जैसे ही आप इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा जानोगे ना कि यार ये सब्जेक्ट जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, फिर आपका इस सब्जेक्ट के जो है वो अंदर इंटरेस्ट जो वो क्रिएट होगा। जितना आप इस सब्जेक्ट को सिर्फ थ्योरी ना रख के इसे प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ेंगे, उतना आपके लिए सब्जेक्ट जो वो आसान हो जाएगा, उतना आप इसको आसानी से समझ पाओगे। जैसे मीन, मोड, मीडियन, ये जो माध्य, माध्यिका और बहुलक वगैरह जो है, ये ऐसा नहीं है कि आपने कभी देखा ही नहीं है, ये आप कंटिन्यूसली इनको देखते आए हैं। बस मैं जो है वो सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि भाइयों देखो,
यहाँ पर आप मीन, मोड, मीडियन वगैरह का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। जैसे किस जगह पे मीन का इस्तेमाल करते हैं, किस जगह पे मध्य, मध्यिका और बहुलक कहाँ कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो पहले इसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें जो वो और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो हम हमारे चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, स्टेट्स, जिसके अंदर सबसे पहले हमने लिखा है यूजेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि इस स्टेट्स को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल जो वो करते हैं। ये आप इनको तो जानते होंगे, महेंद्र सिंह धोनी जी, ठीक है सर। ये धोनी जी का फोटो क्यों लगाया? महेंद्र सिंह धोनी को किस पोजीशन पे बैटिंग करवाई जाए ताकि जो वो उनकी परफॉर्मेंस है वो सबसे बेहतर हो सके। उनको 1 डाउन भेजा जाए, उनको 2nd डाउन भेजा जाए, उनको 3rd डाउन भेजा जाए, 4th डाउन भेजा जाए, या 5th डाउन भेजा जाए जब 11 बॉल के अंदर 24 रन चाहिए होते हैं तब उनको भेजा जाए। तो किस स्थिति में भेजा जाए ताकि इनका जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो सबसे बेहतर हो सके। अब ये आप कैसे पता करेंगे कि इनको 1st पोजीशन पे भेजा जाए, 2nd पोजीशन भेजा जाए, 3rd पोजीशन भेजा जाए? तो इनके क्या करेंगे, हम डाटा कलेक्ट करेंगे। तो इनके क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा कलेक्ट करेंगे कि 1st पोजीशन पर जाते हैं तो इनके ऑन एन एवरेज ये कितने रन बनाते हैं। ऑन एन एवरेज 1st पोजीशन पर रहते हैं तो ये किस स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, मतलब धीरे खेलते हैं या चौके छक्के मारते हैं, किस तरीके से खेलते हैं। तो ये इनके बारे में डाटा हुए। इन डाटा को आप स्टडी करोगे और इस डाटा को स्टडी के बाद आप निर्णय पर पहुंचोगे कि भाई इनको किस स्थिति पे, किस पोजीशन पे खिलाया जाना ज़्यादा बेहतर होगा। समझ पा रहे हैं बात, कि किस पोजीशन पर इनको खिलाया जाए, किस पोजीशन पर इनको बैटिंग करवाई जाए ताकि टीम के लिए ओवरऑल जो है वो फायदेमंद रहे। समझ पा रहे हैं बात। या फिर जैसे ये 2nd पिक देखिए, ये तो आप जानते ही हैं दोनों, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल। मान लीजिए टीम का सिलेक्शन करना है और उसके अंदर इन दोनों में से किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर को जो है वो लेना है। क्लियर है? दोनों खिलाड़ी बेशक बढ़िया है, लेकिन दोनों में से अगर एक कोई लेना है, भाई इंडिया के टीम में तो ओवरऑल 11 ही लोग खेलेंगे, 11 से ज़्यादा तो नहीं खेलेंगे। तो 11 की जो टीम का सिलेक्शन है उसके अंदर मान लीजिए कि हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन किया जाए या केएल राहुल का किया जाए। अब इन दोनों का अगर हमें डिसीजन लेना है कि किसका सिलेक्शन किया जाए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की जो भी डाटा है उनकी स्टडी करेंगे कि भाई कौन जो है वो अभी कैसा खेल रहा है, हमारा जो मैच है वो किस जगह पे है, उस जगह पर कैसा पिच है, उस पिच पर इन दोनों में से किसके किस तरीके के डाटा है, कौन कितने रन बनाता है, कौन किस तरीके से खेलता है। सामने वाले टीम के अंदर स्पिनर ज़्यादा है या बॉलर ज़्यादा है। स्पिनर के सामने अगर स्पिनर ज़्यादा है मान लीजिए, तो स्पिनर के सामने दोनों में से किसके डाटा कैसे है। तो इसके सिलेक्शन के अंदर भी क्या काम आएगा, स्टैट्स जो वो काम आएगा। ये हमें बताएगा कि इन दोनों में से हमें किसको लेना चाहिए ताकि हमें ओवरऑल ज़्यादा इंडिया को फ़ायदा होगा। या फिर ये आप जो है मौसम विभाग देखते ही हैं, आज का मौसम कैसा रहेगा, बेईमान रहेगा या अच्छा रहेगा, बारिश होगी या नहीं होगी। यहाँ पर जो है वो हम इनके जो डाटा होते हैं यहाँ पर भी जो है वो किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमें स्टेट्स जो वो मदद करती है। जैसे आप ये मोबाइल के अंदर देखते हैं, आपको वेदर वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर बताता है कि भाई आज जो है रेनफॉल होगी। तो क्या उन्होंने बता दिया तो रेनफॉल 100% होगी क्या, कि उन्होंने कह दिया तो बस मतलब वो इंद्र भगवान ही है, उन्होंने कह दिया तो बारिश होगी? नहीं, वो रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ बताते हैं और वो बताते हैं तो लगभग 80-90% चांस होते हैं कि बारिश अगर उन्होंने कहा है तो बारिश होगी। तो वो ऐसा किस तरीके से बताते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्टेट्स का इस्तेमाल करते हैं। सर अब आप जो बार बार ये स्टेट्स कह रहे हो, ये स्टेट्स है क्या? कुछ भी नहीं है। जो हमारे डाटा होते हैं, जो भी डाटा, उन डाटा को हम स्टडी करते हैं, उनको हम पढ़ते हैं और उसके बाद में हम क्या करते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं। डाटा मतलब कोई भी डाटा हो सकते हैं, जैसे हाइट एक तरीके का डाटा हो गया, कि लंबाई जो वो एक तरीके के डाटा हो गए, अगर हम लंबाई की स्टडी जो वो कर रहे हैं। या फिर जैसे बारिश के केस के अंदर देखें तो
वहाँ पर डाटा क्या होंगे कि भाई टेम्परेचर क्या है, उसके बाद में जो क्लाउड जो है वो किस तरीके के हैं, और ये सारी चीज़ें जो है कौन सी जगह पे हैं, यहाँ पर समुद्र कितना दूर है, कौन सी हवाएं चलती है, ये सारे क्या होंगे डाटा होंगे। इन डाटा का मदद करके कुछ एक साउंड निर्णय तक पहुंचाएगा। वो कौन पहुंचाएगा? स्टेट्स पहुंचाएगा। स्टेट्स आपको बताएगा कि भाई हाँ, इन परिस्थितियों में इन डाटा के अनुसार आज बारिश जो वो होनी चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ बताते हैं, ये भी आपने देखा ही होगा। इसके बाद में जैसे 2024 का इलेक्शन है। अभी देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें यूँ मत कमेंट में यूँ मत लग जाइएगा कि सर आप इनका फेवर क्यों ले रहे हैं, उनका फेवर क्यों ले रहे हैं। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, स्टेट समझा रहा हूँ। तो ये जो मान लीजिए 2024 का इलेक्शन है, उस 2024 के इलेक्शन के अंदर बीजेपी जो है वो अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट उसे क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो उसके पास अलग अलग ऑप्शन है कि वो मोदी जी को लीड रोल में रखें, मतलब पीएम के चेयर के लिए रखें और फिर इलेक्शन लड़ें, या फिर राजनाथ सिंह को पीएम का कैंडिडेट रखें और उसके बाद में इलेक्शन लड़ें, या नितिन गडकरी जी। आपने नितिन गडकरी जी के बारे में तो देखा ही होगा, इनका यूट्यूब चैनल वगैरह, बहुत एक बेहतरीन नेता में से आते हैं और शायद मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया काम भी अभी इन्हीं का चल रहा है। या अमित शाह के नेतृत्व में किया जाए, ये पता नहीं, मैं नहीं जानता ये कौन है। तो इन चार में से किसके नेतृत्व में इलेक्शन जो वो लड़ा जाए। तो यहाँ पर हमें क्या करने होंगे? इनके बारे में डाटा स्टडी करने होंगे कि अगर हम नितिन गडकरी जी को मेन लीड रोल में रख के अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो उस केस के अंदर बीजेपी जो है वो किस तरीके से इलेक्शन फाइट करेगी, कितने वोट जो वो अचीव कर पाएगी। अगर राजनाथ सिंह को मेन लीड रोल में रख के पीएम के चेयर के लिए रख के इलेक्शन लड़ें तो उस केस के अंदर कितना होगा। मोदी जी को रख के करें तो उस केस के अंदर क्या होगा, या अमित शाह जी को रख के किया जाए तो उस केस के अंदर क्या होगा। वैसा वैसा कांग्रेस भी कर सकती है कि भाई राहुल गांधी को लेके रखें तो उस केस में क्या होगा, प्रियंका गांधी को रख के क्या इलेक्शन में आगे लीड रोल में रख के करें, इलेक्शन लड़ें तो उस केस में क्या होगा, या मनमोहन सिंह वगैरह को रख के करें तो क्या होगा। तो ये जो है, अब इनमें से किसको पीएम का कैंडिडेट रखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो उस केस के अंदर भी आपको मदद कौन करेगा? स्टेट्स मदद करेगा। अब देखिए, ये जो सिचुएशन ये अलग अलग जगह पे अलग अलग इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ जो इस्तेमाल होगा वो क्या होगा? मोड, जैसे हम क्या कहते हैं, बहुलक। अब बहुलक क्या होता है कि जो ज़्यादा बार आता है, ज़्यादा बार मतलब जो ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल करना चाहिए? स्टेट्स में से मोड का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आज का सेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम ये देखेंगे कि स्टेट्स जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। और ये जो सेशन है ये पूरा ध्यान से देखिए, इसके अंदर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ इसको ध्यान से समझिएगा। हम हर जगह जो है जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर मैं ज़रूर इसका रेफरेंस लूँगा कि आपको वो पिक याद होगा। तो ये जो मोड है, मोड जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको ये पिक्चर याद है। तो यहाँ पर मोड का इस्तेमाल होता है, किस तरीके से होता है, क्यों होता है, वगैरह वगैरह, वो सारा अपन आगे बात करें। या फिर ये आपने धमाल मूवी का सीन देखा ही होगा जिसके अंदर जो है अरशद वारसी जो है वो कैलकुलेशन बताता है कि ये पुल जो है वो इतना गैप है तो 80 की स्पीड में जाएंगे तो सीधा इस साइड के अंदर पहुंच जाएंगे, पुल जो है वो पार कर देंगे। और फिर वो एक पत्थर फेंकता है और वो पुल जो है वो गिर जाता है। तो वो कहता है चिंता करने की बात नहीं, अब जो है स्पीड हो गई 120 और डिस्टेंस हो गया ये, तो इस स्पीड से कुदाएंगे तो यहाँ पर हम जो है वो पार कर देंगे। तो वहाँ भी वो इस्तेमाल जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? स्टेट्स का इस्तेमाल कर रहा है। या फिर जैसे ये एक अपने फौजी भाई साहब हैं। अब ये फौजी भाई साहब को AK-47 दिया जाए या M416 दिया जाए, या अभी PUBG कम खेल रहे हैं, बहुत टाइम हो गया नहीं खेले, इस वजह से थोड़े बंदूकों के नाम इतने याद नहीं है, बाकी बीच में तो पूरे याद है। या AWM जो है वो दी जाए तो कौन सी बंदूक जो है वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा, जैसे किस जगह पे, मान लीजिए लेह लद्दाख के अंदर किसी की पोस्टिंग है तो उस केस के अंदर वहाँ पर सर्दियाँ बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो उस केस के अंदर ठंड के सिचुएशन के अंदर कौन सी बंदूक जो वो ज़्यादा साउंड
काम करेगी, कौन सी बंदूक जो वो अच्छे तरीके से काम करेगी। तो यहाँ पर इस तरीके के अगर डिसीजन लेने तो वहाँ पर आपको क्या करेगी, स्टेट्स जो वो मदद करेगी कि भाई ठंड के अंदर कौन सी बंदूक जो वो जम जाती है, मतलब काम करना कम कर देती है। तो वहाँ पर उनके बारे में जो डाटा है उनकी स्टडी करेगा और उसमें मदद कौन करवाएगा, स्टेट्स जो वो मदद करवाएगा। या फिर ये तो आपने अभी रिसेंटली देखा ही होगा कि भाई कोरोना आया तो उस केस के अंदर ये बनाए हमने कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो ये ऐसा नहीं था कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगा के फिर पूरी दुनिया को लगा के फिर हमने चेक किया कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमने क्या किया, पूरी दुनिया में से कुछ जो है वो ग्रुप लिए, कुछ लोग जो है वो लिए जो खुद से आगे आते हैं और जो कहते हैं कि हमारे ऊपर जो वैक्सीन आप ट्राई कर लीजिए। तो उनके ऊपर ट्रायल किया गया और उस ट्रायल के नतीजे जो है उसके हिसाब से उसमें जो भी सक्सेस मिले उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, इसको अप्रूवल मिली और इनको अप्रूवल मिल के पूरी दुनिया को अंदर ये लगे। तो ऐसा नहीं है कि हमने पूरी दुनिया को लगा के फिर चेक किया कि कहीं इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, क्या ये एक्चुअल में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर पूरी दुनिया को ही अगर हम लगाते हैं और फिर चेक करते हैं कि हाँ ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब तो ये नॉर्मल स्टडी होती है। लेकिन हमने क्या किया, पूरी दुनिया के बजाय हमने क्या किया, कुछ थोड़े लोगों के ऊपर ये इसका एक्सपेरिमेंट किया और फिर उसके नतीजे जो है वो हमने मान के उसके हिसाब से हमने पूरी दुनिया के लिए उसको माना और फिर उसके हिसाब से हमने पूरी दुनिया को लगाया। तो यहाँ पर ये इस तरीके की जो स्टडी है उसमें मदद कौन करता है, आपको स्टेट्स करता है। प्रोबेबिलिटी, ये तो आपको पता ही होगा, सटोरी है। 80-81 सेशन जो चलता है, जैसे 6 ओवर का 60-61, 60 नोट 61 यस, ये इस तरीके के। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी देखो सिर्फ गैम्बलर के लिए ही नहीं है, सट्टेबाजी के लिए नहीं, बिजनेस के अंदर बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है। लाइक एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है और उस मान लीजिए उसकी हमारे पास क्वांटिटी फिक्स है कि भाई इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। मान लीजिए एक रॉ मटेरियल ये है जो 5000 kg ही मिलेगा। अब इस रॉ मटेरियल ये के 5000 kg से हम 2 प्रोडक्ट बना सकते हैं। मान लीजिए एक एक्स और एक वाई। तो एक्स बनाते तो इतनी बनेगी, वाई बनाते तो इतनी यूनिट बनेगी। और उस केस के अंदर एक्स बनाते तो इतने का प्रॉफिट होगा, वाई बनाते तो इतने का प्रॉफिट होगा वगैरह। और ये इतने पे सेल होगा, इसके चांसेज ये, इसके इतने प्राइस पे सेल होगा, इसके चांसेज ये। तो हमें एक्स बनाना चाहिए या वाई बनाना चाहिए, तो यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी जो है वो मदद करता है कि भाई हाँ ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। या फिर आप मान लीजिए धोनी जब टॉस करने जाते हैं तो वहाँ पर हेड मांगा जाए या टेल मांगा जाए, तो वहाँ पर स्टडी के अंदर क्या होता है, ये जो है प्रोबेबिलिटी होता है। या ताश के पत्तों में प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा तरीके से इस्तेमाल होता है। या फिर आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि भाई एक स्पेसिफिक कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हमें 7 लोगों का एक ग्रुप बनाना है, मान लीजिए दे रखा है कि 7 भारतीय और 4 जापानीज लोगों में से 6 ऐसे लोग सेलेक्ट करने हैं जिसमें कम से कम 2 जापानी हो। तो ये कितने तरीके कॉम्बिनेशन वगैरह हो सकते हैं, ये सारे किस में आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी के अंदर आ जाते हैं। ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा मदद करती है। आप अगर एफएम के अंदर देखते होंगे तो एफएम के अंदर एक होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिसे हम कहते हैं एक्स बार, कि भाई एक कंपनी है, मान लीजिए रिलायंस है, उसका शेयर जो है वो आपने कहा कि ये उसका शेयर मुझे खरीदना है और आप इसके बारे में डिसाइड कर रहे हैं कि ये खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए। तो आप क्या देखना चाहेंगे, भाई इसके अंदर मुझे फ़ायदा क्या है, मतलब वो कमा के कितना देगा। तो आपने पता किया कि इसका रिटर्न जो है वो क्या है, और मान लीजिए वो बता रहा है कि रिटर्न जो है वो 15%। तो क्या ये 15% है, मतलब इसका मतलब फिक्स है कि 15% ही कमाएगा? नहीं, ये 20% भी कमा सकता है, 10% भी कमा सकता है। तो ये इसने 15% कैसे लिए, ये इसने कुछ पीछे वाले सालों को कुछ इस तरीके से स्टडी करके ये कंक्लूजन पे पहुंचा होगा कि 15% पे पहुंचा। अब मान लीजिए एक पास में और कंपनी है, टाटा कंपनी, वो भी कह रही है कि हम भी 15% रिटर्न देते हैं। अब आप कंफ्यूजन में आ गए कि यार रिलायंस में इन्वेस्ट करें या इसमें इन्वेस्ट करें। तो फिर यहाँ पर भी आपकी प्रोबेबिलिटी मदद करेगी कि ये 15% जो है, इसकी कितने परसेंट चांस है कि ये 15% से इधर उधर नहीं होगा। तो मान लीजिए कहता है कि 60% चांस है कि 15% ही कमाएंगे, इससे कम नहीं कमाएंगे। और मान लीजिए ये कह रहा है कि 90% चांस है कि हम 15% कमा के देंगे आपको।
तो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी की मदद से आप निर्णय जो है वो ले सकते हैं। क्लियर है। तो स्टेट्स मैं सिर्फ आपको आज के सेशन में सिर्फ ये इतना बताना चाह रहा हूँ कि स्टेट्स जो वो हर जगह इस्तेमाल होती है। मतलब आपने चाहे एफएम का कोई डिसीजन ले रहे हैं, चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई डिसीजन ले रहे हैं, चाहे आप इकोनॉमिक्स के अंदर कोई अपनी थ्योरी जो प्रूव करना चाहते हैं, चाहे आप मेडिकल साइंस के अंदर कोई थ्योरी प्रूव करना चाहते हैं कि ये टैबलेट बनाई जाए या नहीं बनाई जाए, इस टैबलेट के फ़ायदे होंगे या नुकसान होंगे, तो वहाँ पर भी स्टेट्स जो वो इस्तेमाल होंगे। इस वजह से अगर आपके घर के अंदर बाकी सब्जेक्ट बाकी स्ट्रीम के अगर भाई बहन जो वो अलग स्ट्रीम के अंदर है, जैसे कॉमर्स में हो के साइंस के अंदर है या आर्ट्स के अंदर है, तो आप देखोगे कि उनके अंदर भी एक सब्जेक्ट जो है वो उधर भी पहुंचा है तो वो स्टेट्स पहुंचा है, तो ये स्टेट्स जो है वो वहाँ पर भी पहुंचा है। जैसे साइंस जो है, अगर आप पीजी अगर आपके घर के अंदर या आसपास में किसी ने एमबीबीएस के बाद में पीजी कर रहे हैं या एमबीबीएस कर रहे हैं, तो उनके सिलेबस में भी आप उनसे पूछिएगा तो वहाँ पर भी उनको स्टेट्स जो वो पढ़ाई जाती है। अब क्यों पढ़ाई जाती है स्टेट्स? क्योंकि ये स्टेट्स जो वो हर जगह इस्तेमाल होती है। मान लीजिए एक डिसीजन लेना है आपको कि इस कंपनी का शेयर जो है वो अभी हमें परचेज करना चाहिए या सेल करना चाहिए। मान लीजिए कि एक रिलायंस का शेयर है, वो अभी हमें परचेज कर लेना चाहिए या सेल करना चाहिए, तो ये डिसीजन लेंगे। तो ये डिसीजन लेने में मदद कौन करेगा? स्टेट्स मदद करेगी। आप पुराने डाटा लेंगे, उन डाटा को स्टडी करोगे और उस स्टडी के हिसाब से आपके पास कुछ नतीजे पहुंचेंगे कि भाई इस स्थिति के अंदर खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। तो ये डाटा, इस डाटा की स्टडी और ये जो स्टडी है ये आपको जो मदद कर रही है, ये सारा क्या कहलाएगा? स्टेट्स ही कहलाएगा। ये एक तरीके से स्टेट्स जो है वो आपकी मदद कर रही है। क्लियर? ये आपने कई बार देखा ही होगा एग्जिट पोल वगैरह के अंदर, जहाँ पर स्टेट्स जो वो इस्तेमाल होती हैं। अब कई बार आपके दिमाग के अंदर भी आता होगा कि एग्जिट पोल निकालते कैसे हैं, जबकि न मेरे से पूछा गया है किसको वोट दिया है, ठीक है, और लगभग हर किसी को लगता है कि यार मेरे को तो पूछा ही नहीं है और ये बता रहे हैं कि ये एसपी को इतना, बीएसपी को इतना और बीजेपी को इतना, इतनी वोटें सीटें जो है वो इनको मिलेगी। तो ये इस तरीके का अंदाजा जो है वो किस तरीके से लगाते हैं। तो यहाँ पर भी वो क्या करते हैं? स्टेट्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ पर्टिकुलर लोग जो है उनसे ही बातें करते हैं जो अलग अलग एरिया के हिसाब से होते हैं, और उनसे बात करके वो अपना कंक्लूजन पहुँचाते हैं। मान लीजिए टोटल जनसंख्या है 5 लाख, जिसमें से उन्होंने मुश्किल से 500 या 1000 लोगों से बात की होगी, और 500 और 1000 के हिसाब से उन्होंने निर्णय लिया कि क्या क्या इनके रहेंगे। क्या 100% श्योर है कि इन्होंने कह दिया, अंजना ओम कश्यप ने कह दिया कि बीजेपी को 299 सीट मिलेगी तो 299 प्लस सीट ही मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं। स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करते हैं भाई, डाटा को स्टडी कर रहे हैं और उसके हिसाब से आप एस्टिमेट कर रहे हैं, तो एस्टिमेट के अंदर रीजनेबल एक्यूरेसी होती है, 100% एक्यूरेट नहीं होते। अगर अंजना ओम कश्यप जी कहते हैं कि 299 सीटें आएगी और आप बढ़ा के वोट रहे हैं और बाद के अंदर पता चले कि सिर्फ 99 सीटें आई हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं बात? तो ये थोड़ी इसके स्टेट्स में दिक्कत भी रहती है। ये आप डाटा वगैरह पढ़ते हैं तो ये जैसे कि इंडिया के अंदर एक्सपेक्टेड लाइफ जो है वो 60 ईयर है, या अमेरिका के अंदर मान लीजिए 70 ईयर है, तो ये कैसे पता चलता है कि भारत के अंदर एक आदमी जो 60 साल तक जीता है? तो ये सारे किसकी, कौन मदद करता है इसमें? स्टेट्स मदद करता है। भारत के अंदर कौन सी बीमारी जो वो ज़्यादा लगती है, कौन से एरिया के अंदर मच्छरों से होने वाली बीमारियां ज़्यादा होती है, कौन से इलाके में पर्टिकुलर कौन सी बीमारी ज़्यादा होती है, तो ये सारे डाटा जो है ये क्या करते हैं? मदद करते हैं सरकार की कि वो सही तरीके से पॉलिसी जो बना सकें, वो सही तरीके से अपने फैसले ले सकें कि हमें किसके ऊपर प्रबंधन ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो ये यहाँ पर देखिए जैसे कि ये कितने बच्चों ने जन्म लिया, कितने बच्चे जो है वो स्वस्थ रहे, कितने बच्चे जो है वो कुपोषण के शिकार रहे, मतलब उनको साउंड फूड जो है वो नहीं मिल पाया, सही तरीके का भोजन नहीं मिल पाता। ये सारे के सारे जो है इन्फॉर्मेशन कौन कलेक्ट करता है? स्टेट्स कलेक्ट करती है। स्टेट्स एक तरीके से यूँ समझिए कि है क्या स्टेट्स? तो कुछ भी नहीं है, हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, उनको समझते हैं, ताकि हम उससे कुछ बेहतर निर्णय ले सकें। तो सरकार क्या करती है? लोगों के बारे में डाटा कलेक्ट करती है,
फिर उसके हिसाब से वो अपना निर्णय लेती है, ताकि उनको पता चले। मान लीजिए मोदी जी ने कहा कि उज्ज्वला योजना है जो लेके आएंगे और उसमें हर आदमी को ये गैस वगैरह इस तरीके से दिया जाएगा, सब्सिडी वगैरह दी जाएगी, तो क्या वो ऐसा सीधा बोल सकते हैं कि भाई ऐसा कर देंगे? नहीं, उनको पता करना होगा कि अगर ये हम करते हैं तो उस केस के अंदर क्या इम्पैक्ट होगा, कितना कॉस्ट लगेगी हमारी, क्या उतना फ़ायदा जनता को पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। तो ये सारा का सारा कौन मदद करेगा? तो ये स्टेट्स मदद करेगा। भारत का स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है, वो उनको डाटा प्रोवाइड करवाएगा कि भारत के अंदर इतने बीपीएल परिवार हैं, इतने एपीएल परिवार हैं, इनको अगर आप ये इस तरीके से सब्सिडी देंगे तो इतना आपका टोटल खर्चा होगा, ये इस तरीके से एक्सपेंडिचर होंगे, इससे ये फ़ायदे होंगे, ये बीमारियां कम हो जाएगी जो सांसों से रिलेटेड है, मतलब कि धुएँ की वजह से होने वाली ये बीमारियाँ जो है वो सही हो जाएगी। तो ये सारे के सारे डाटा जो है वो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट भारत का जो होगा वो इनको प्रोवाइड करवाएगा, और उसके बाद में क्या होगा, ये निर्णय लिए जाएंगे। इनको आप जानते ही होंगे, सोनाक्षी सिन्हा जी। जैसे ये एग्जाम्पल यूँ समझिए, देखिए मान लीजिए मैं एक कपड़ों का मैन्युफैक्चरर हूँ, तो क्या मुझे सारे के सारे कपड़े जो है वो, जैसे नॉर्मली अगर मेंस में बात करें तो 28, 30, भाई यही है, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, ये होती है नॉर्मली कमर की साइज अलग अलग। तो क्या मुझे सभी साइज के बराबर पैंट बनाने चाहिए, पैंट शर्ट बनाने चाहिए? मतलब अगर हम जेंट्स की बात कर रहे हैं तो क्या मुझे 26 की कमर के जितने जेंट्स बना रहा हूँ उतने ही 28 के बनाने चाहिए, उतने ही 30 के बनाने चाहिए, उतने ही 32 के बनाने चाहिए, उतने ही 34 के, उतने ही 36 के, उतने ही 38 के? क्या ऐसा करना चाहिए? या मुझे क्या करना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए और मुझे पता करना चाहिए कि जहाँ पर मैं बेच रहा हूँ, मान लीजिए मैं भारत में बेच रहा हूँ, तो भारत के अंदर औसत जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सी कैटेगरी के? तो मुझे पता चला कि भारत के अंदर मान लीजिए 50 to 60% लोग जो है वो या तो 30 की कमर के या 32 की कमर के। तो क्या मैं 30 के जितने जेंट्स बनाऊंगा और 40 के जितने जेंट्स बनाऊंगा 62 टाइप के, क्या वो दोनों बराबर बनाऊंगा क्या? नहीं, मैं क्या करूंगा, 30 की कमर के, प्रेशर के 40 नहीं है कमर साइज, क्या मैं बराबर बनाऊंगा क्या? नहीं। समझ पा रहे हैं बात? मैं यहाँ पर स्टेट्स जो है वो डाटा का इस्तेमाल करूँगा और मैं समझूंगा कि मुझे किस साइज़ के कितने कितने बनाने चाहिए। यहाँ मुझे प्रोबेबिलिटी भी मदद करेगी, यहाँ मुझे पुराने डाटा भी मदद करेंगे, जिससे मैं निर्णय ले पाऊँ। अगर मैंने 40 के और 30 के बराबर जीन्स बना दिए तो 30 के तो सेल हो जाएंगे, लेकिन 40 के जो वो मेरे पास पड़े रहेंगे। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर भी मेरी स्टेट्स जो वो मदद करेंगे। क्लियर है? तो ये तो हमने देखे कि स्टेट्स जो वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, किस किस तरीके से इस्तेमाल होती है। समझ पा रहे हैं बात? इसके अलावा जैसे स्टेट्स जो वो, इससे क्या होता है, आपकी बातों में भी वजन आता है। अगर आप डाटा का सही तरीके से इंटरप्रेट कर पाते हैं तो उस केस के अंदर आपकी बातों में वजन आ जाता है। जैसे आपने कहा कि भारत में महंगाई बढ़ी है, ये स्टेटमेंट अगर आप किसी को कहेंगे तो कहेगा कि हाँ यार बढ़ी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऐसा बोलते हैं भारत के अंदर 11.7% से महंगाई बढ़ी है, तो आपकी बात में वजन आ जाएगा कि हाँ आप इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, बेहतर जानते हैं। तो ये जो स्टेट्स जो है वो इस तरीके से इसकी स्टडी जो वो आपका नॉलेज जो है वो बढ़ा देती है। आगे हम पढ़ेंगे स्टेट्स के क्या क्या फ़ायदे। या फिर जैसे ही एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा, भारत एक जवान देश है, चाइना एक बूढ़ा देश है। चाइना बूढ़ा कैसे है? मतलब हमसे लेट आज़ाद हुआ है तो वो बूढ़ा कैसे है? तो और क्या वहाँ पर सारे बूढ़े रहते हैं क्या? नहीं, वहाँ जवान भी रहते हैं, वहाँ बच्चे भी रहते हैं। तो फिर वो बूढ़ा देश कैसे, भारत के अंदर जवान कैसे? तो हमने क्या किया कि भाई जो भारत के लोग हैं उसमें से ज़्यादातर लोग जो है वो जवान हैं, और चाइना में जो ज़्यादातर लोग हैं वो क्या है, बूढ़े हैं। उसके हिसाब से हम इस स्टेटमेंट पर पहुँचे कि भारत एक जवान देश है, चाइना एक बूढ़ा देश है। तो यहाँ पर भी आपकी मदद कौन कर रहा है? डाटा मदद कर रहे हैं, मतलब स्टेट्स मदद कर रहा है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? तो ये जो है इस तरीके से स्टेट्स, इसके अलावा मतलब यूँ समझिए कि स्टेट्स हर जगह इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं है कि ये तो मैंने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल बताएं, बाकी हर जगह जो है
इस स्टेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी थ्योरी प्रूव करनी है, कोई मेडिसिन बना रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी थ्योरी, न्यूटन के ऊपर सेब गिरा तो उसने फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, तो उसने नियम जो दिया, जो रूल दिया, क्या वो उसने पूरी दुनिया को चेक करके दिया है क्या? नहीं, उसने कुछ सैंपल लिए, कुछ चीज़ें ऊपर फेंकी, वापस नीचे गिरी और फिर उसके हिसाब से उसने पूरी यूनिवर्स के लिए क्या कर दिया, नियम दे दिया कि गुरुत्वाकर्षण की भाई ज़मीन जो है वो हर चीज़ को खींचती है। तो ये हर जो सब्जेक्ट है उसके अंदर कोई भी थ्योरी बनाते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड और सप्लाई की हो गया, डिमांड एंड प्राइस की हो गया, ये सारी जो थ्योरी है उनको प्रूव करने में कौन मदद करता है? तो स्टेट्स मदद करता है। इस वजह से पीएचडी का जो स्टूडेंट होता है उसको कहा जाता है कि वो जो भी पीएचडी कर रहा है, मतलब जो भी रिसर्च कर रहा है, तो रिसर्च के अंदर उसको स्टेट्स जो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब सर मैं तो साइंस से रिलेटेड जो वो रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे क्यों स्टेट्स आनी चाहिए? क्योंकि भाई साइंस की तुम स्टडी जो कर रहे हो उसके अंदर स्टडी तो तभी कर पाओगे या रिसर्च तभी कर पाओगे जब तुम स्टेट्स को अच्छे से जानते हो, क्योंकि तुम सारे डाटा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तुम सारे डाटा एनालिसिस नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें स्टेट्स की मदद लेनी होगी ताकि तुम कम समय में ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सको। क्लियर है? तो आज हम इतना ही देखते हैं। शुरू के 2-3 सेशन जो है वो यूँ देखोगे तो आपको लगेगा कि यार कुछ नया नहीं सीख रहे, लेकिन ये 2-3 सेशन बहुत ज़रूरी है आपको एक बेसिक स्टेट से अटैचमेंट के लिए। आपको समझ आएगा कि धीरे धीरे कि ये स्टेट्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल होती है। जैसे ही आपको एक बार ये चीज़ें समझ आने लगेगी, थोड़ी ग्रिप बनने लगेगी, फिर फ्लो बनने में टाइम नहीं लगेगा, फिर आपको फॉर्मूले वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से समझ आने लगेगी। अगर आपको पता होगा कि मीन जो है वो, माध्य जो है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, तो उसके बाद में उसकी फॉर्मूला जो है वो किस तरीके से बनाए उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको अपने आप से समझ आएगा। तो हम पहले 2-3 सेशन जो वो इसके ऊपर ज़्यादा बात करेंगे कि स्टेट्स क्या है, किस तरीके से वगैरह वगैरह, कहाँ कहाँ इस्तेमाल, जैसे अब आज के सेशन में हमने बात की कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो वो थोड़ी बेस जो है वो मजबूत हो जाए। जब एक बार बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फिर हम इसको और आसानी से और स्पीड से कर पाएंगे, ताकि हमारा जो है वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो वो बढ़ जाए। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात? तो आज हम इतना देखते हैं, फिर कल का जो सेशन है उसके अंदर हम इसको विधिवत देखेंगे। तब तक मैं इसके पास में हिंदी भी लिख दूंगा ताकि हिंदी और इंग्लिश जो वो साथ में चलते रहें। ये इस तरीके से अपने नोट्स रहेंगे। ये जो है वो बेसिक्स ऑफ है, इन्हीं नोट्स की मदद से हम जो है वो पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ और आप भी दोनों से मोहब्बत करें, मुझसे भी और सब्जेक्ट से भी। मुझसे मोहब्बत करें ताकि मेरी कही हुई बात आप अच्छे से समझ पाएँ। जितना मुझे आप अपने करीब मानोगे, जैसे फैमिली मेम्बर मुझे अपना भाई मान लीजिए, ताकि मेरी बातें आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आए। मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच पाए। हमारे कनेक्शन जो वो फैमिली मेम्बर जैसे हो, मतलब मुझे आप भाई मान के पढ़े ताकि आप मेरी बातें जो मैं बताना चाहता हूँ वो आप अच्छे से ग्रिप कर पाएँ और स्टेट से बेइंतहा प्यार करें ताकि स्टेट जो कहना चाह रहा है वो आपको समझ आए। इसमें थोड़ा रुचि क्रिएट करें और आज जो है आप खुद देखें कि स्टेट्स को और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, और जो भी आपको अच्छा सुझाव लगे कि हाँ ये यहाँ पे इस्तेमाल होता है वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें ताकि किसी और की भी मदद होगी, वो भी देखेगा कि हाँ। और आप पाएंगे कि ऐसे बहुत सारी जगह जहाँ पर स्टेट्स जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। समझने से चीज़ें आसान हो जाती हैं, आपको रटना नहीं पड़ता है और जल्दी याद होता है, तो समझने में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल के सेशन में हम इसके बाद आगे की बातें जो है वो करेंगे, डेफिनेशन वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक्स। तब तक मैं इसको पास में हिंदी भी लिख दूंगा ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद।